हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। यानी बच्चों, आवेशों के विभिन्न निकाय की स्थिति ऊर्जाओं को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले तो हम आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है उसे समझ लेते हैं। आइए देखो, दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य आवेशों के निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे निकाय की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और बार रिपीट कर लेते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के विरुद्ध किसी बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य आवेशों के निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे निकाय की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए देखो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब एक पॉजिटिव आवेश यहाँ है प्लस क्यू, दूसरा पॉजिटिव आवेश यहाँ है प्लस क्यू। ठीक है। अच्छा, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, बोलो? प्रतिकर्षित। दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक। अब प्रतिकर्षण बल लगने के बावजूद यदि मैं इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाना चाहता हूँ, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के पास लाना चाहता हूँ स्मॉल r दूरी पर, आप मुझे बताओ कि क्या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव स्वतः एक दूसरे के पास आ सकते हैं? क्या ऑटोमेटिक एक दूसरे के पास आ सकते हैं? क्या नहीं। अगर इस आवेश और इस आवेश को एक दूसरे के समीप लाना है तो बाह्य कारक को कार्य करना पड़ेगा। मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा, और अगर कार्य करना पड़ रहा है तो हम जो कार्य करते हैं वो कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपके ये डेफिनेशन थोड़ी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। ठीक है। आइए, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि अनंत से इस बिंदु A तक Q1 आवेश को लाते हैं। अनंत से इस बिंदु A तक Q1 आवेश को लाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस Q1 आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। अच्छा, इस आवेश को कहाँ से लाया जा रहा है? अनंत से लाया जा रहा है और बिंदु A पर स्थापित किया गया है। यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसकी हम गणना कर लेते हैं। आइए देखो, तो आपको पता होना चाहिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, चूंकि विभवांतर का फॉर्मूला होता है डेल V बराबर होता है डेल W बटे Q, डेल W बटे Q। अच्छा, हम यहाँ Q1 आवेश को ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? Q1। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद डेल W का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा? डेल W बराबर होगा Q1 इंटू डेल V, Q1 इंटू डेल V। इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये तो कर सकते हो ना। इसके बाद अच्छा, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभवांतर शून्य होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभवांतर कितना होता है? शून्य। मतलब E बाह्य ये बराबर है 0। तो डेल V बराबर कितना होगा? डेल V बराबर कितना होगा बोलो? डेल V बराबर कितना होगा? 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये बात हम कैसे समझें कि E बाह्य बराबर 0 तो डेल V बराबर 0। तो बच्चों, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर माइनस dV बटे
dr। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ E बराबर 0, E बराबर 0, तो बोलो dv बटे dr ये बराबर भी कितना होगा? 0। अगर dv बटे dr बराबर 0 है तो किसी भी राशि का अवकलन 0 कब हो सकता है? जब वो राशि क्या हो? जब वो राशि क्या हो? बोलो, जब वो राशि क्या हो? नियत। सही है ना? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि E बराबर 0 तो V नियत, और V अगर नियत तो बताओ विभवांतर कितना? डेल V बराबर कितना? 0। डेल V बराबर कितना? 0। अच्छा, ये बात भी हमारे समझ आ गई। तो क्या मैं समीकरण 1 में डेल V बराबर 0 रख सकता हूँ? तो डेल W बराबर क्या आएगा? बोलो, Q1 इंटू 0, Q1 इंटू 0। तो डेल W बराबर क्या आएगा? बोलो फटाफट। डेल W बराबर आएगा, डेल W बराबर आएगा कितना? 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ से चूंकि एकल आवेश को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी बिंदु तक लाया गया है और ऐसा करने में किया गया कार्य शून्य है। अगर कार्य शून्य है, अगर कार्य शून्य है तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? बोलो फटाफट। ये भी क्या होगी? शून्य। आ गई बात समझ में? ठीक। अब हमें दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है, आइए इसके लिए मान लेते हैं कि हमें सबसे पहले अनंत से Q1 आवेश को लाना है और बिंदु A पर स्थापित करना है। ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चल रही है। तो आप मुझे बताओ, अनंत से Q1 आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य कितना? शून्य। तो क्या लिखेंगे? Q1 को लाने में किया गया कार्य ये क्या होगा? W1 बराबर कितना होगा? 0। सही है ना? ठीक। अब हमें क्या करना है? अनंत से दूसरे आवेश Q2 को लाना है। अनंत से दूसरे आवेश Q2 को लाना है। Q2 कहाँ तक लाना है? बिंदु B तक। और लाना कहाँ से है? अनंत से। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी? मान लो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लो R12 है। क्या है? R12। ठीक है। अच्छा, अब Q2 आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। पहले हमने Q1 आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना की, अब हम Q2 आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। ठीक है। और फिर दोनों कार्यों को जोड़ना है और कुल कार्य निकालना है, और कुल कार्य ही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, मतलब W2 हमें ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूँ, Q2 को लाने में किया गया कार्य W2 मुझे ज्ञात करना है। तो आप मुझे बताओ कि जब हम Q1 को लेकर आए थे तो Q1 के आसपास कोई आवेश था क्या? नहीं था, मतलब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था। लेकिन Q1 आने के बाद जब हम Q2 को अनंत से लेकर आ रहे हैं तो Q2 को तो मैं Q1 के विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहा हूँ। Q2 को तो मैं Q1 के विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहा हूँ, मतलब Q2 को लाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, इसकी हमें गणना करनी है। ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि V बराबर होता है W बटे Q। सही है। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। ठीक है। अच्छा, ये V क्या है? स्रोत आवेश के कारण विभव, यानी इस Q1 आवेश के कारण विभव। कहाँ विभव? जिस बिंदु तक हमें Q2 को लेकर आना है उस बिंदु का विभव। ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? बोलो, ये हमारे पास होगा VA, A के कारण विभव,
इंटू किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 को लेकर आ रहे हैं Q2। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, Q1 के कारण R12 दूरी पर विभव कितना होगा, Q1 के कारण R12 दूरी पर विभव कितना होगा। तो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, V बराबर KQ/R। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ठीक, तो यहाँ से VA बराबर क्या होगा, बोलो, चूंकि VA बराबर होगा KQ1/R12, KQ1/R12। तो W2 बराबर क्या होगा, W2 बराबर होगा KQ1/R12 इंटू Q2। सही है। तो कुल कार्य क्या आ जाएगा, कुल कार्य हमारे पास होगा KQ1 Q2/R12, सॉरी ये हमारे पास W2 आया है, क्या आया है, W2। अब मुझे कुल कार्य ज्ञात करना है, तो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, बोलो, कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य होगा W बराबर W1 प्लस W2। तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, बोलो फटाफट, W बराबर होगा 0 प्लस KQ1 Q2/R12, KQ1 Q2/R12। तो W बराबर हो जाएगा KQ1 Q2/R12। ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य है। Q1 और Q2 के इस सिस्टम को बनाने में किया गया कुल कार्य क्या है, W बराबर KQ1 Q2/R12। और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इस सिस्टम की, KQ1 Q2/R12, क्या होगी, KQ1 Q2/R12। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे होगी ना। अब तो बात समझ में, इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर KQ1 Q2/R12। तो ये हमने दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कर ली है। अब हम तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं, आइए। अच्छा, तो अब हमें तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, ठीक है। अब हमें कितने आवेश अनंत से लाकर स्थापित करने हैं एक दूसरे के समीप, तीन। कितने आवेश, तीन। तो सबसे पहले तो मैं Q1 आवेश को अनंत से लेकर आता हूं और स्थापित करता हूं बिंदु A पर। कहाँ स्थापित करते हैं, बिंदु A पर, ठीक है। अच्छा, किस आवेश को स्थापित किया, Q1 को। अच्छा, ऐसा करने के लिए कितना कार्य करना पड़ा, बोलो फटाफट। Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने में किया गया कार्य, बोलो फटाफट। W1 बराबर कितना, W1 बराबर कितना, 0। W1 बराबर कितना, 0, ठीक है। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, तो अब मुझे Q2 आवेश को लाना है, Q2 आवेश को लाना है। तो आप मुझे बताओ, Q2 आवेश तो अब Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में आ रहा है, सही है ना। तो Q2 आवेश को इस B बिंदु पर विस्थापित किया गया है। मान लो ये Q2 आवेश और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ R12। क्या मान लेता हूँ, R12। अब Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य W2 बराबर क्या होगा, अभी लिखा था ना हमने, आवेश इंटू विभव। Q2 इंटू विभव किसका, A का। विभव किसका, बिंदु A पर जो आवेश स्थित है Q1 आवेश का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से VA बराबर भी मैं जानता हूँ, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या होगा, Q2 इंटू KQ1/R12। अच्छा, तो यहाँ से W2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बोलो, KQ1 Q2/R12। अच्छा, तो हमने Q2 आवेश को लाने में किए गए कार्य की भी गणना कर ली। अब हमें Q3 आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। अच्छा, अब आप एक बात सोचो, पहले जब Q1 को लाया गया था तो कोई भी आवेश नहीं था, मतलब
ये विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में आ रहा था। अच्छा, जब Q2 को लेकर आए तो Q2 Q1 के विद्युत क्षेत्र में आया कि नहीं आया? आया। अब जब Q3 को लाओगे तो बताओ वो कितने आवेशों के विद्युत क्षेत्र में आएगा? 2 आवेशों के विद्युत क्षेत्र में आएगा। बोलो किस किस के? Q1 के विद्युत क्षेत्र और Q2 के विद्युत क्षेत्र में आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, मैं Q3 आवेश को बिंदु C पर स्थापित करता हूँ अनंत से लाकर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने माना R1, ये Q3 है ना, हाँ, तो R32, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को नाम दिया R13, ठीक है, या R31, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताओ Q3 को लाने में किए गए कार्य की हम गणना कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। देखो कैसे हैं। Q3 को लाने में किया गया कार्य, Q3 को लाने में किया गया कार्य, बोलो W3 बराबर क्या होगा? तो W3 बराबर क्या होगा? W3 बराबर होगा Q3 इंटू C पर कुल विभव, C पर कुल विभव। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ बिंदु C पर कुल विभव कितने आवेशों के कारण है? Q1 के कारण और Q2 के कारण। तो क्या लिखेंगे? W3 बराबर होगा Q3 इंटू क्या लिखेंगे? Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, सही है ना। बिंदु C पर कुल विभव किस किस आवेश के कारण है? Q1 के कारण C पर विभव और Q2 के कारण C पर विभव, यही होगा। अच्छा, तो यहाँ से W3 बराबर क्या होगा भाई साहब? बोलो फटाफट। Q3 इंटू Q1 के कारण यहाँ विभव, Q1 के कारण यहाँ विभव क्या होगा? KQ1 बटे दूरी कितनी है? A से लेकर C तक की दूरी पता है ना? R13, ठीक है, प्लस बोलो फटाफट Q2 के कारण यहाँ विभव, तो क्या हो जाएगा? KQ2 बटे R12, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की R32, सही है, ठीक। अब क्या इस Q3 को अंदर गुणा किया जा सकता है? तो बोलो कार्य क्या होगा? बोलो फटाफट। W3 बराबर होगा KQ1 Q3 बटे R13, ठीक है, ओके, प्लस KQ2 Q3 बटे R23, या 32 कुछ भी लिख लो, ये लो R32, ठीक है। ये जो कार्य आया है, ये कार्य है Q3 को लाने में किया गया कार्य। अच्छा, कुल कार्य कितना होगा? तो कुल कार्य की भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कुल कार्य क्या होगा? कुल कार्य W बराबर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ से W बराबर क्या होगा? यहाँ से W बराबर क्या होगा? 0 प्लस W2 कितना है? KQ1 Q2 बटे R12, सही है, R12 प्लस बोलो KQ1 Q3 बटे R13, बोलो होगा कि नहीं होगा? प्लस बोलो फटाफट, प्लस KQ2 Q3 बटे R32, यह कुल कार्य हो जाएगा। अच्छा, कुल कार्य में यहाँ पे लिख देता हूँ। कुल कार्य क्या होगा? W बराबर KQ1 Q2 बटे R12 प्लस KQ2 Q3 बटे R23 प्लस KQ1 Q3 बटे R13, ठीक है। ये कुल कार्य हमने ज्ञात कर लिया है। इस सिस्टम को बनाने में
कितना कार्य करना पड़ेगा उस कुल कार्य की हमने कैलकुलेशन कर ली है और वो कुल कार्य इतना आया है। और यही कार्य इस सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहेगा, U बराबर रहेगा KQ1 Q2 बटे R12 प्लस KQ2 Q3 बटे R23 प्लस KQ1 Q3 बटे R13। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, बताओ डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।